विद्यार्थियों, नमस्कार। सुप्रभात। सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष प्राणी शास्त्र क्लास में आज हम पेपर पस अकशरुकी के अंतर्गत टीनिया सोलम में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं स्वयं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। टीनिया सोलम में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सबसे पहले हम टीनिया सोलम में पोषण की बात करेंगे। फीताकृमि के जीवन की सभी अवस्थाओं में भोजन प्रणाली का पूर्ण अभाव होता है, क्योंकि टीनिया सोलम आंत्र का अंतःपरजीवी है। आंत्र में रहने के कारण ये पचे पचाए भोजन को सीधा अवशोषण के माध्यम से ग्रहण करता है, इसलिए इसके अंतर्गत भोजन प्रणाली और आहार नाल का पूर्णतया अभाव होता है। परपोषी क्षुद्रांत्र में रहता है और क्षुद्रांत्र में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल इत्यादि जो पचे पचाए भोज्य पदार्थ होते हैं उनको शरीर की सामान्य सतह यानी कि अध्यावरण से विसरण द्वारा अंदर की ओर ले लिए जाते हैं। परजीवी टीनिया सोलम के अध्यावरण में माइक्रोविलाइज या सूक्ष्म रोम पाए जाते हैं जो इसकी अवशोषण सतह में अत्यंत वृद्धि कर देते हैं। भोज्य पदार्थों के घोल का अवशोषण जिस तीव्रता से और उपभोग जो है इसकी शरीर की भित्ति के द्वारा होता है, इसकी तुलना एक प्रकार के मत्स्य चूसक की चूषण क्रिया से की जा सकती है। ब्लॉटिंग पेपर जिस प्रकार पानी को सोखता है, ठीक उसी प्रकार टीनिया सोलम की शरीर की भित्ति क्षुद्रांश से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और ग्लिसरॉल को सोखती है। फीताकृमि का जो स्कोलेक्स होता है उसके द्वारा भी परपोषी को कुछ उत्तक द्रव्य का अवशोषण हो जाता है, क्योंकि स्कोलेक्स परपोषी की आंत्र की श्लेष्म कला के भीतर गहरा धसा हुआ होता है। इसके शरीर में ग्लाइकोजन और कुछ थोड़े लिपिड पदार्थों के रूप में संग्रहित भोजन पाया जाता है। टीनिया सोलम के शरीर में 2.17% ग्लाइकोजन होता है। टीनिया सोलम में पोषण की क्रिया यहीं पर समाप्त होती है। अब हम देखते हैं टीनिया सोलम में पाया जाने वाला रेस्पिरेशन। टीनिया सोलम में चूँकि अंतःपरजीवी के रूप में रहता है, टीनिया सोलम जिस वातावरण में रहता है वह पर ऑक्सीजन का अभाव होता है, इसलिए टीनिया सोलम में अवायवीय या एनॉक्सीबायोटिक, एनारोबिक या एनॉक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन होता है। संचित भोज्य पदार्थ के रूप में इसमें ग्लाइकोजन उपस्थित होता है जो भोजन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ग्लाइकोजन का ग्लाइकोलाइसिस होता है और ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और वसा अम्ल बनते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और जो वसा अम्ल जो होते हैं, इन वसा अम्लों से कार्बनिक अम्ल जैसे कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब कभी भी स्वतंत्र ऑक्सीजन इन्हें प्राप्त होती है तो ये स्वतंत्र ऑक्सीजन का उपभोग करने में भी सक्षम होता है। ऑक्सीजन के उपभोग की दर इसके अगले खंडों में अधिकतम होती है और पिछले खंडों में धीरे धीरे कम होती जाती है। टीनिया सोलम में श्वसन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखेंगे टीनिया सोलम में उत्सर्जन और प्रसारण नियमन। टीनिया सोलम में उत्सर्जन और प्रसारण नियमन के लिए इसमें उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है। टीनिया सोलम का उत्सर्जी तंत्र ज्वाला कोशिकाओं और उससे निकलने वाली नालों के द्वारा बना होता है। टीनिया सोलम के उत्सर्जी तंत्र में मुख्य जो संरचना पाई जाती है उनमें है पार्श्वीय अनुदैर्ध्य नालें जिन्हें लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स कहते हैं। द्वितीय नालों को सेकेंडरी कैनाल्स कहा जाता है
और कैपिलरीज जो फ्लेम सेल से निकलती है, और चौथी फ्लेम सेल्स। ये 4 प्रकार की संरचनाएं टीनिया सोलियम के उत्सर्जी तंत्र में पाई जाती है। पार्श्वीय अनुदैर्ध्य नालें, लेटर लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स, सेकेंडरी कैनाल्स, कैपिलरीज और ज्वाला कोशिकाएं। यदि हम उत्सर्जी नालों की सबसे पहले बात करें तो एक्सक्रीटरी कैनाल्स में टीनिया सोलियम का जो प्रत्येक पार्श्व वाला भाग होता है उसमें 2 लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स पाई जाती है। इनमें से एक डोर्सल और एक वेंट्रल होती है। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल्स में एक डोर्सल और एक वेंट्रल होती है। आगे की ओर जो स्कोलेक्स वाला सिरा है वहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल दोनों नालें मिलकर नेफ्रिडियल प्लेक्सस के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। जो डोर्सल नालें होती है वो केवल स्ट्रोबिला के अगले भाग में ही सीमित होती है, पीछे की ओर नहीं जाती है। इसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये डोर्सल वेसल बताई गई है, ये वेंट्रल वेसल है जो अधिक बड़ी होती है। डोर्सल और वेंट्रल वेसल दोनों मिलकर के नेफ्रिडियल प्लेक्सस का निर्माण करती है स्कोलेक्स वाले रीजन पर। ये इसका सक्कर, रोस्टेलम और हुक्स है, और ये पीछे की ओर दोनों आपस में ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा जुड़ी हुई होती है, डोर्सल और वेंट्रल दोनों ही। अब वेंट्रल कैनाल्स जो होती है ये बड़े आकार की होती है और पीछे की ओर भी इसकी संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। देह का जो लास्ट वाला खंड है उस लास्ट वाले खंड में ये जो कैनाल्स हैं मिलकर के एक वेसिकल का निर्माण करती है और उस वेसिकल को कॉर्डल वेसिकल कहा जाता है। ये दोनों लेटरल एक्सक्रीटरी कैनाल हैं। ये लेटरल एक्सक्रीटरी कैनाल प्रत्येक खंड में आपस में ट्रांसवर्स कैनाल के द्वारा जुड़ी होती है। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल और ये ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती है। ये अंतिम प्रोग्लोटिड में मिलकर के ये क्या बनाती है, अंतिम प्रोग्लोटिड में एक कॉर्डल वेसिकल बनाती है और जो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। इसी बात को यहाँ पे लिख रखा है कि वेंट्रल नाले कैनाल्स जो होती है बड़े आकार की होती है, संपूर्ण लंबाई में फैली होती है। जो बॉडी का अंतिम खंड होता है उसको छोड़कर प्रत्येक देह खंड का जो पिछला वाला भाग है ये देह खंड है, प्रत्येक देह खंड का पिछला भाग ये देह खंड है और ये इसका पिछला वाला भाग है। पिछले वाले भाग में ये ट्रांसवर्स एक्सक्रीटरी कैनाल का निर्माण करती है और अंतिम खंड में जाकर के कॉर्डल वेसिकल बनाती है जो एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जब एपोलाइसिस की क्रिया होती है, एपोलाइसिस उस क्रिया को कहते हैं जिसमें टीनिया सोलियम के जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स होते हैं पिछले सिरे से टूट टूट करके पृथक हो जाते हैं। तो एपोलाइसिस की क्रिया में जब इसका अंतिम देह खंड टूट करके पृथक हो जाता है तो दोनों जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स है अपने अपने छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुली होती है। जो उत्सर्जी नालें होती हैं संपूर्ण इसकी उत्सर्जी नालों की संपूर्ण लंबाई में अनेक द्वितीयक नालें या सेकेंडरी कैनाल्स आकर के इसमें खुलती है। अब हम बात करेंगे फ्लेम सेल्स की। फ्लेम सेल्स जिन्हें हम ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं, ये द्वितीयक नाल की अति महीन जो कैपिलरी बनती है उस कैपिलरी के अंतिम सिरे पर पाई जाने वाली कोशिका को ज्वाला कोशिका कहते हैं। ज्वाला कोशिका पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा में चारों तरफ फैली होती है और ये उपापचयी उत्सर्जी पदार्थों को पृथक करने का कार्य करती है। एक ज्वाला कोशिका के डायग्राम को यदि हम देखें तो ज्वाला कोशिका का आकार अनियमित प्रकार का होता है। इसमें अनेक सूडोपोडिया निकले हुए होते हैं। सूडोपोडियल जो प्रोसेस होते हैं उन प्रोसेस के अंतर्गत इसके द्वारा अंदर ग्रहण की गई ग्लोब्यूल्स ऑफ एक्सक्रीशन पाई जाती है। सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, उसके एक सिरे पर बेसल ग्रेन्यूल्स है और बेसल ग्रेन्यूल से सीलियरी फ्लेम्स निकलती है। जो इसकी जो केशिका होती है या अवकाशिका होती है सेल की, ल्यूमेन ऑफ द फ्लेम सेल में यह सीलियरी फ्लेम स्थित होती है। ये टर्मिनेशन ऑफ कैपिलरी टिप्ट। हमने कहा कि जो
द्वितीयक नालें हैं, उनका अंतिम भाग कैपिलरीज होता है और कैपिलरी के अंतिम सिरे पर फ्लेम सेल्स पाई जाती है जो अनियमित आकार की होती है। तो इस वर्णन में ये कहता है कि जो प्रत्येक फ्लेम सेल्स होती है वो अनियमित आकार की होती है। इसमें कणिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसमें एक केंद्रक होता है। इसमें पक्षमाभों का एक बंडल पाया जाता है जो फ्लेम कहलाता है। फ्लेम जो है केंद्र के निकटवर्ती स्थित जो बेसल ग्रेन्यूल्स है या आधारिक कणिकाओं से निकलता है। उसके पक्षमाभ जो है कीपाकार अवकोशिका में बंद रहते हैं। इसका निर्माण केशिका जाल के अंतिम सिरे पर होता है। अब बात आती है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन में जितनी भी अनुदैर्ध्य नालें जो होती है उन अनुदैर्ध्य नालों का अंदर का जो स्तर होता है वो क्यूटिकल का होता है। द्वितीयक नालें और जो केशिकाएं द्वितीयक नालें और जो केशिका हैं उसका जो अंदर का स्तर होता है उसमें सीलिया पाए जाते हैं, इन्हें पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभ जो होते हैं उनमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उत्पन्न करते हैं। विभिन्न प्रकार से उत्सर्जी उत्पादों को जो वाहिकाओं नालों में बहा करके उसे छिद्रों के द्वारा बाहर की ओर निकालने का कार्य किया जाता है। उत्सर्जी उत्पादों का वास्तविक स्वभाव तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये कहता है कि शरीर के अंदर द्रवों की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी यही तंत्र करता है। इसलिए इसको प्रासरण नियमन तंत्र या ऑस्मो रेगुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। आज का हमारा टीनिया सोलियम का पोषण, श्वसन और उत्सर्जन वाला अध्याय पर चर्चा यही समाप्त होती है। अब हम असाइनमेंट की बात करेंगे। आज का गृह कार्य है टीनिया सोलियम के पोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ द टीनिया सोलियम। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है टीनिया सोलियम के उत्सर्जी तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द टीनिया सोलियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें।